जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। आज सचमुच दो टूक बात होगी, क्योंकि आज हम एक बार फिर से जनरल वीके सिंह, भारत के थल सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह की डेट ऑफ बर्थ पर उठे विवाद पर चर्चा करेंगे। जनरल वीके सिंह अपनी उम्र की सच्चाई जानने के लिए सर्वोच्च न्यायालय चले गए हैं, क्योंकि भारत सरकार कह रही है कि उनकी उम्र वो नहीं है जो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में है। इस देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जब भी उम्र का विवाद हो, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आखिरी प्रमाण है। लेकिन भारत सरकार कहती है नहीं, जो हम कहें वो आखिरी प्रमाण है। भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से यह कहा है कि बिना उसका पक्ष जाने न्यायालय कोई फैसला न करे। सरकार के पास जनरल वीके सिंह के खिलाफ प्रमाण ही प्रमाण है, लेकिन वो प्रमाण ऐसे हैं जिन्हें सरकार ने खुद ही बनाया है। उनका कोई कानूनी आधार नहीं है। सरकार के पक्ष में श्री कपिल सिब्बल, श्री चिदंबरम, श्री सलमान खुर्शीद और श्री अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं और जिनकी राय से इन दिनों भारत सरकार चल रही है और खूबसूरती से चल रही है। फिर वाहनवती साहब हैं, जो सच को झूठ और झूठ को सच करने की कला में माहिर हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कानून मंत्रालय द्वारा दी गई अपनी ही राय को कानून मंत्रालय ने बिना कोई कानूनी आधार बताए बदल दिया। इसके अलावा सरकार के पक्ष में पत्रकारों की एक बड़ी फौज है, ऐसे पत्रकारों की फौज जो अखबारों में सरकार के पक्ष में बिना अपने प्रोफेशन की इज्जत की परवाह किए हुए झूठी कहानियां रोजाना छाप रही है। हम भी चाहते हैं कि हम सरकार का समर्थन करें, लेकिन हमारा ज़मीर हमें कहता है कि हम सच का साथ दें, और सच तो पूर्ण रूप से तभी साबित होगा जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन हमारे पास सरकार द्वारा छुपाए हुए तथ्य सामने आए हैं, जिन्हें हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सामने जीवित प्रमाण की तरह पूरी जिम्मेदारी के साथ रख रहे हैं। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्रालय 1996 में भी ऐसा ही एक बड़ा कमाल कर चुका है। उसने झूठ को सच और सच को झूठ उस समय भी बताया था, बनाया था। यह घटना सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट यानी आप यानी भारत की जनता के लिए न केवल आंख खोलने वाली है, बल्कि ये बताती है कि पर्दे के पीछे किस तरह का अप्रिय, अभद्र और गैर कानूनी काम होता है। अब आपको कहानी बताते हैं, सच्ची कहानी। एक कर्नल रमेश चंद्र जोशी हैं। उन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी यानी एमएस ब्रांच से रिटायरमेंट के लिए आदेश पत्र मिला। यह पत्र इस आधार पर जारी किया गया कि उनकी जन्मतिथि 22 सितंबर 1944 दर्ज है। हालांकि एडजुटेंट ब्रांच में स्पष्ट रूप से उनकी जन्मतिथि 25 नवंबर 1945 दर्ज थी। कर्नल जोशी ने इस बारे में एमएस ब्रांच को पत्र भेजकर संपर्क किया, लेकिन उनके पत्र का कोई जवाब नहीं आया। निर्देश के मुताबिक कर्नल जोशी को 30 सितंबर 1996 को रिटायर होना था। जब उस अधिकारी के पास कोई विकल्प नहीं बचा, तब उसने आर्मी चीफ से सीधे संपर्क किया। उसके बाद जल्दी ही उन्हें एक संदेश आया। हेडक्वार्टर से आए संदेश में पहले भेजे गए पत्र के आदेश को निरस्त, कैंसिल करने की बात थी। साथ ही कहा गया कि अधिकारी की जन्मतिथि अब 25 नवंबर 1945 मान ली गई है और वो अगले आदेश तक अपनी सेवा जारी रखें। ध्यान दीजिए, उनके रिटायरमेंट का आदेश जारी हो चुका था। इसके बावजूद सुधार हुआ और आज इसी तरह का केस जनरल वीके सिंह का भी है, भारत के सेनाध्यक्ष का केस। इनके केस में यूपीएससी फॉर्म में जन्मतिथि गलत भरी गई थी, जिसे बाद में यूपीएससी द्वारा और फिर नेशनल डिफेंस एकेडमी द्वारा सुधार कर लिया गया था। कर्नल जोशी इस बात पर आश्चर्य करते हैं, जब उनके केस में सुधार हो गया तब जनरल वीके सिंह के केस में ऐसा सुधार क्यों नहीं हो रहा है। और यहीं पर शक पैदा होता है कि क्यों नहीं हो रहा है, कौन लोग हैं जो ये नहीं होने दे रहे हैं। देखिए, रक्षा मंत्रालय ने सेना के एजी ब्रांच को ये निर्देश दिया है कि सेना के हर दस्तावेजों में जनरल वीके सिंह की जन्मतिथि
10 मई 1950 कर दी जाए। साथ ही पत्र में आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट मंत्रालय को भेजने को कहा गया है। सेना प्रमुख के दावे को ठुकराते हुए रक्षा मंत्रालय ने 21 जुलाई के अपने पहले आदेश में एजी की शाखा से कहा था कि वो जनरल सिंह का जन्म वर्ष 1950 दर्ज करे। इस निर्देश से विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया। वैसे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल वीके सिंह की जन्मतिथि के विवाद में हर दिन एक नया ट्विस्ट आ जाता है। सरकार की जिद है कि वो जनरल वीके सिंह की जन्मतिथि 10 मई 1950 मनवाकर ही छोड़ेगी। मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, लेकिन सरकार हर दिन कुछ न कुछ नया जरूर कर देती है। पहला सवाल ये है कि क्या सरकार को सुप्रीम कोर्ट के बुद्धि और विवेक पर भरोसा नहीं है? अगर भरोसा है तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले रक्षा मंत्रालय ने ये रुख क्यों अपनाया? इस निर्देश में सेना के एडजुटेंट जनरल ब्रांच से ये कहा गया है कि रिकॉर्ड को दुरुस्त कर उसमें सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह का जन्म वर्ष 1950 दर्शाया जाए, जबकि जनरल वीके सिंह इस बात का सबूत पेश कर चुके हैं कि उनका जन्म 10 मई 1951 है। रक्षा मंत्रालय के इस चिट्ठी का एक और मतलब निकलता है। क्या सरकार को पहले से ही पता चल गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा? सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया? वैसे ये विवाद बिल्कुल साधारण सा है। किसी भी व्यक्ति के जन्मतिथि को तय करने के लिए हाई स्कूल के प्रमाण पत्र पर्याप्त होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी व्यक्ति का किसी फॉर्म में क्या भरा है। दूसरी बात ये कि सरकार का दावा है कि सेना के 2 शाखाओं में जनरल वीके सिंह की जन्मतिथि अलग अलग है। सरकार कहती है कि सैन्य सचिव ब्रांच यानी एमएस ब्रांच में उल्लिखित तिथि ही सही है। एमएस ब्रांच ने जनरल वीके सिंह की जन्मतिथि को 1950 माना है, लेकिन आर्मी की ऑफिशियल रिकॉर्ड कीपर यानी एडजुटेंट जनरल एजी ब्रांच में जनरल सिंह की जन्मतिथि 10 मई 1951 ही दर्ज है। यह बात सामने आ चुकी है कि रक्षा मंत्रालय ने एमएस शाखा द्वारा उसे दी गई जानकारी के आधार पर मुद्दे पर यह फैसला लिया, जबकि जन्मतिथि को निर्धारित करने का अधिकार इस शाखा के पास नहीं है। सरकार की तरफ से न सिर्फ आधिकारिक निर्देश दिए जा रहे हैं, बल्कि मीडिया के जरिए भ्रम भी फैलाया जा रहा है। कुछ दिन पहले भी ये खबर आई थी कि जनरल वीके सिंह और सरकार में समझौता हो गया है। सरकार ने जनरल वीके सिंह की जन्मतिथि 10 मई 1951 मान ली है और जनरल वीके सिंह भी इस साल रिटायर होने के लिए राजी हो गए हैं। ये खबर झूठी थी, जिसे सरकार की तरफ से मीडिया में लीक किया गया। देश वैसे ही बुरे दौर से गुजर रहा है। ऐसे में सरकार को कई सवालों के जवाब देने हैं। इतिहास में पहली बार सरकार और सेना सुप्रीम कोर्ट में आमने सामने है। इस विवाद को गंभीरता के साथ सुलझाने की जरूरत है, लेकिन सरकार है जो अपनी हठ पर अड़ी है। आर्मी चीफ की जन्मतिथि को लेकर जो विवाद है वो दरअसल अजीब है और आर्मी जैसे संगठन के वैल्यू सिस्टम में हो रहे कमी का या गड़बड़ी का संकेत भी है। यह अचानक से उपजी कोई घटना नहीं है। इस घटना से पहले भी लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का एक अधिकारी अपने प्रमोशन के संबंध में सिविल कोर्ट जा चुका है। सिर्फ आर्मी चीफ ऐसी ही एक संस्था थी जिसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सेना का अंतिम अधिकारी है, सेना का सबसे बड़ा सिपाही है, जान देने वाला सबसे बड़ा अधिकारी है। ऐसा मालूम पड़ता है कि पूरी व्यवस्था ने एक अनैतिक संस्कृति और साजिश को अपना लिया है, जिससे इस संस्था की उत्तराधिकार श्रृंखला और अवधि में हेरफेर करने की कोशिश की गई है। जनरल वीके सिंह का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला भी इसी का नतीजा मालूम पड़ता है। अन्यथा यह केस इतना साधारण है जिसके समाधान के लिए न्यायपालिका की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस की जरूरत थी। यह केस सेना की मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच और एजी ब्रांच के रिकॉर्ड में अंतर होने की वजह से सामने आया। एजी ब्रांच ही रिकॉर्ड कीपर होता है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह सेना के दोनों ब्रांच यानी मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच और एडजुटेंट जनरल ब्रांच में जनरल वीके सिंह की जन्मतिथि 10 मई 1951 दर्ज है। दोनों में एक ही तिथि दर्ज है। यह चीज आपको किसी ने नहीं बताई, हम बताएंगे। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद 2 टूक में आपका स्वागत है।
आजादी के बाद हिंदुस्तान में पैदा हुए सबसे बड़े संवैधानिक संकट या सेना और सरकार के बीच पैदा हुए मतभेद के ऊपर आज बात कर रहे हैं। कारण है जनरल वीके सिंह की जन्मतिथि के विवाद पर चर्चा। हम आपको बता रहे हैं कि सरकार ने किस तरह आर्मी चीफ को सरकार ने जलील किया। इस विवाद में मीडिया ने भी अपनी भूमिका निभाई। शुरू में जितने लोगों ने इस विवाद पर रिपोर्ट की, ज्यादातर लोगों ने सरकार के पक्ष को ही सामने रखा। इस बीच मीडिया के कुछ जिम्मेदार और देशभक्त हिस्से ने सच को सामने रखा, हिम्मत के साथ सामने रखा। इसमें सच्चाई को ताकत मिली। सरकार को महसूस हुआ कि यह मामला नैतिक और कानूनी रूप से उसके खिलाफ जाएगा। एक वरिष्ठ मंत्री ने निजी तौर पर बताया कि यह मामला गंभीर राजनीतिक परिणाम ला सकता है। कुछ मंत्रियों ने खुद को गैर संवैधानिक अथॉरिटीज वाले कॉकस के आगे खुद को बेबस बताया। समझने वाली बात यह है कि हाल के दिनों में जितने भी घोटाले और षड्यंत्र देखने को मिले हैं, उन सब में इसी गैर संवैधानिक अथॉरिटीज वाले कॉकस का प्रभाव रहा है। सरकार ने शुरू में धमकी देकर काम निकालने की सोची। जब ऐसा नहीं हुआ तब लालच दिखाया। कई दूतों को भेजकर जनरल को यह संदेश दिलवाया कि रिटायरमेंट के बाद अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। जब इससे भी सरकार जनरल को नहीं खरीद पाई तब कुछ मध्यस्थों के सहारे समझौता करवाने की कोशिश की गई। लेकिन बीच बीच में मीडिया ने इस मामले में कुछ ऐसे पर्दाफाश किए, ऐसे खुलासे किए जिससे सरकार की मुश्किलें बढ़ गईं। सरकार की एक और दलील है कि 10 मई 1950 के आधार पर ही आर्मी चीफ के प्रमोशन हुए हैं और प्रमोशन से जुड़े मामले देखने वाली आर्मी की मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच MS दस्तावेजों में भी जनरल सिंह की यही जन्मतिथि अंकित है। मगर दैनिक भास्कर ने एक सनसनीखेज जानकारी दी है कि MS ब्रांच में दस्तावेज ये बताते हैं कि खुद मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच के एक अहम दस्तावेज में प्रमोशन की खातिर जनरल की 10 मई 1951 की जन्मतिथि का ही जिक्र है। हैरानी की बात यह है कि मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच के एक अहम दस्तावेज में भी 1951 की तारीख का जिक्र होने के बावजूद इस विसंगति को दूर करने की कोशिश नहीं की गई। ये कहानी शुरू होती है 25 फरवरी 2011 से, जब आर्मी की AG ब्रांच ने ये आदेश जारी करते हुए MS ब्रांच से गुजारिश की कि वो अपने दस्तावेजों में सुधार करते हुए जनरल सिंह की जन्मतिथि 10 मई 1951 अंकित कर ले। MS ब्रांच ने 16 मार्च 2011 के एक पत्र में रक्षा मंत्रालय के सक्षम अधिकारी से इस आशय की स्वीकृति लेने का अनुरोध किया। 30 मार्च 2011 को कंट्रोलर डिफेंस अकाउंट ने AG ब्रांच के सवाल के जवाब में इस बात की पुष्टि कर दी कि उसके दस्तावेजों में भी जनरल सिंह की जन्मतिथि 10 मई 1951 ही है। खास बात यह है कि आर्मी लिस्ट में हुई प्रविष्टियां CGDA के जरिए ही प्रमाणित की जाती हैं और CDAO सीधे इसके दायरे में आता है। इसके बाद सामने आया कि मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच का 1 जुलाई 2011 को जारी वो मेमो जिसमें साफ लिखा गया कि पिछले सिलेक्शन बोर्ड के रिकॉर्डों की पड़ताल कर ली गई है और विभिन्न रैंकों में प्रमोशन पर विचार के वक्त तैयार की जाने वाली मास्टर डेटा शीट में जनरल वीके सिंह की जन्मतिथि 10 मई 1951 ही अंकित है। यानी जनरल वीके सिंह के प्रमोशन पर गौर करते वक्त भी 10 मई 1951 की जन्मतिथि पर विचार किया गया था। अब सवाल उठता है कि सरकार से इतनी बड़ी गलती हुई कैसे? क्या सरकार किसी स्कूल के बच्चे की जन्मतिथि विवाद को सुलझा रही थी जो इतनी बड़ी भूल को ऐसे ही जाने दिया, या फिर रक्षा मंत्रालय में बैठे अधिकारी इतने ताकतवर हो गए कि वो जो चाहे कर सकते हैं? क्या सरकार इस बात को समझ नहीं सकी कि इस विवाद की वजह से सेना के जवानों के हौसले पर असर पड़ा है? जब MS ब्रांच के दस्तावेजों में भी जनरल वीके सिंह की जन्मतिथि 1950 है, तो इस बात को सरकार अब तक क्यों छुपाती रही? आखिर इतने दस्तावेजों के बावजूद रक्षा मंत्रालय ने बिना उनका पक्ष सुने ही जनरल सिंह का दावा कैसे खारिज कर दिया? अब ये सवाल उठने लगा है कि सरकार की जिद की वजह क्या है? सरकार ने पूरे देश को क्यों गुमराह किया? देश के अटॉर्नी जनरल ने बिना तहकीकात किए सरकार को अपनी राय क्यों दी? सरकार ने अब तक रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? सरकार की दूसरी दलील खारिज हो गई है। अखबार में छपी इस रिपोर्ट से सरकार की मुसीबत बढ़ गई है। ऐसी फुसफुसाहट भी है कि राजनीतिक चंदे, आर्म्स लॉबी, बिजनेस माफिया और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी इस पूरे मामले में शामिल हैं। क्या कोई इस मसले का हल निकालने के लिए आगे आएगा ताकि हमारी सेना हमारी राज्य व्यवस्था की सेवा का निर्वाह बेहतर ढंग से कर सके?
जनरल वीके सिंह के मामले में तो हद ही हो गई है। सरकार ने सारे हथकंडे अपना लिए। गुप्त रूप से आयोजित मीडिया के जरिए भी जनरल सिंह को कोर्ट जाने से रोकने के लिए और इस्तीफा दिलवाने के लिए अभियान चलवाया गया। अखबारों के जरिए और टीवी चैनलों के जरिए उन्हें खुलेआम राय दी गई कि आप ऐसा नहीं, ऐसा कर लीजिए, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, या सरकार ये कर सकती है, ये कर सकती है, ये कर सकती है। खुलेआम ब्लैकमेलिंग का इससे बढ़िया उदाहरण हमारे सामने पिछले कुछ महीनों में आया ही नहीं। इस बात का भी भय दिखाया गया कि सुप्रीम कोर्ट जनरल सिंह की आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल में ले जाने के लिए जनरल सिंह से कह सकता है। दरअसल कुछ कारणों से आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल के फेवर में माहौल बनाने की कोशिश जबरदस्त ढंग से की गई। जाहिर है जनरल सिंह की जन्मतिथि का मसला व्यक्तिगत नहीं रह गया है। कई ऐसी सिस्टमैटिक चीजें थी जिसके प्रभाव में यह मसला यहां तक पहुंच गया। इस बात की जांच होनी चाहिए कि वो कौन सी ऐसी अंदरूनी और बाहरी बातें थीं जिससे यह मसला यहां तक पहुंचा। ऐसे कौन से बाहरी प्रभाव या दबाव थे, इन सब की जांच होनी चाहिए। इंडियन आर्मी को नुकसान पहुंचाने वाली ऐसी कौन सी ताकतें हैं जिन्होंने एक व्यक्तिगत मसले को इतना बड़ा बना दिया कि वो देश का मसला बन गया, अखबारों के पहले पन्ने की पहली सुर्खी बन गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस सब की जांच की जरूरत है। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सरकार की दलील कितनी खोखली और कितनी बेदम है। बस थोड़ा सा इंतजार, अभी लौटते हैं। ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड ऐसे प्रदेश हैं जहां से सेना में सबसे ज्यादा सिपाही आते हैं। देश पे जान न्यौछावर की हसरत लिए नौजवान सेना में शामिल होते हैं। आपके जरिए आज हम सारे मुल्क को बता रहे हैं कि जनरल वीके सिंह की जन्मतिथि पर विवाद की हकीकत क्या है। जब से यह मामला सामने आया है, ज्यादातर सैन्य अधिकारियों का मानना है कि इस मामले में विवाद के लिए कोई जगह ही नहीं थी। मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच इस मसले को बहुत आसानी से हल कर सकती थी। 36 साल तक लगातार जनरल सिंह की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में उनकी जन्मतिथि 10 मई 1951 ही दर्ज होती रही है। मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच इसे स्वीकार करके इसमें सुधार कर सकती थी। आर्मी लिस्ट में इस तरह के कई मामले हैं जहां जन्मतिथि या आईसी नंबर या नाम गलत दर्ज हो जाता है। कई अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर रहते हुए रिटायर हो गए सिर्फ इस वजह से कि आर्मी लिस्ट में गलत आईसी नंबर दर्ज हुआ था। यदि मिलिट्री सेक्रेटरी सचमुच मैन ऑफ ऑनर हैं, उनमें इज्जत है, उनमें अपनी काम को लेकर के जिम्मेदारी है, तो उन्हें अपनी गलतियां स्वीकार करनी चाहिए और एमएस ब्रांच की कार्यप्रणाली को सुधारना चाहिए। क्यों एमएस ब्रांच में भी ऐसा ही होता रहा है, लगातार कई बार ऐसा हुआ, जानने की जरूरत है। आर्मी को जानने वालों के बीच ऐसी चर्चा भी है कि ये जेंटलमैन कम से कम 2 आर्मी चीफ के साथ मिलकर इस षड्यंत्र में शामिल हो चुके थे। इन्होंने जानबूझकर जनरल वीके सिंह की जन्मतिथि को नहीं ठीक किया और आर्मी लिस्ट को हथियार बनाकर ये जनरल सिंह को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। सेना के करीब 90% अधिकारी बिना आर्मी लिस्ट देखे रिटायर हो जाते हैं। सेना में ऐसा कहा जाता है कि आर्मी लिस्ट को सिर्फ धोखेबाज या अपने कैरियर को लेकर सतर्क लोग ही देख पाते हैं। सवाल है कि जनरल सिंह ने अपनी जन्मतिथि किस माहौल में स्वीकार की। सरकार जब कहती है कि कोर कमांडर बनाते वक्त जब एमएस ब्रांच ने उनसे स्वीकार करने को कहा था, तब जनरल वीके सिंह ने जन्मतिथि मान ली थी। आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या है। जनरल वीके सिंह के खिलाफ ये दलील दी जा रही है कि वो अपनी जन्मतिथि 10 मई 1950 मान चुके हैं। यही दलील सरकार और जनरल वीके सिंह के विरोधियों का सबसे बड़ा हथियार है। सिर्फ स्वीकार भर कर लेने से किसी की जन्मतिथि वो नहीं हो जाती और न ही उससे किसी का ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट बन जाता है। यहाँ तो आर्मी चीफ का सवाल है। कोई स्वीकारोक्ति बिना डिमांड के नहीं हो सकती और जनरल सिंह के केस में तो ब्लैकमेल की भी आशंका है।
कोई भी सभ्य अधिकारी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल संबंधित मिलिट्री सेक्रेटरीज ने उस व्यक्ति के साथ किया जो अगला सेना प्रमुख बनने जा रहा था। 21 जून 2008 को लिखे गए एक पत्र में मिलिट्री सेक्रेटरी जनरल सिंह को लिखते हैं कि हम लोग आपकी आधिकारिक जन्मतिथि 10 मई 1950 मेंटेन करने के लिए मजबूर हैं और यही रिकॉर्ड एजी ब्रांच में भी मेंटेन करने के लिए बोल दिया गया है, जबकि किसी अधिकारी के व्यक्तिगत विवरण से संबंधित मामले में एमएस ब्रांच के पास एजी ब्रांच को आदेश देने का अधिकार नहीं है। 21 जनवरी 2008 को लिखे एक अन्य पत्र में मिलिट्री सेक्रेटरी ने लिखा कि हमने आपकी आधिकारिक जन्मतिथि 10 मई 1950 मेंटेन की है और आपके सभी रिकॉर्ड में यही मेंटेन होगा। आप सुनिश्चित करें कि आप इसे स्वीकार कर रहे हैं। इसके बाद बारी आती है धमकी की। 24 जनवरी 2008 को लिखे एक पत्र में मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच ने लिखा कि 21 जनवरी 2008 को लिखे पत्र के पैरा 5 में उल्लिखित जन्मतिथि को स्वीकारने के संबंध में यदि आप अपना जवाब 25 जनवरी 2008 के 10 बजे तक नहीं देते तो फिर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। कोई भी इज्जतदार व्यक्ति इस तरह की भाषा और सीधे सीधे ब्लैकमेल को नहीं स्वीकार सकता। इन सब से निपटने का जो सही और प्रतिष्ठित रास्ता हो सकता था वही रास्ता जनरल सिंह ने अपनाया। उन्होंने पहले 4 पूर्व मुख्य न्यायाधीश की राय ली। एक दोषी व्यक्ति ऐसा क्या करता? नहीं कोई दोषी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सिर्फ एक प्रतिष्ठित और ईमानदार आदमी ही अपने करियर के अंतिम समय में ऐसा करेगा। ऐसे में जो लोग जनरल सिंह के इस कदम को 10 महीने के कार्यकाल पाने के लिए उठाया गया कदम बता रहे हैं, वो दरअसल अपने नैतिक विचार और आचरण को खो चुके हैं। रक्षा मंत्रालय ने अपने आर्मी चीफ की वैधानिक शिकायत पर निर्णय लेने में 4 महीने से ज्यादा का समय लगाया, जबकि ये तय समय सीमा से ज्यादा था। और इस बीच में रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि रक्षा मंत्रालय किसी तय सीमा से नहीं बंधा है। इतना समय इसलिए लिया गया ताकि समय बीतता रहे और इस बीच सक्सेशन प्लान के तहत नए आर्मी चीफ की घोषणा किए जाने में कोई परेशानी न हो। अगर रक्षा मंत्री एक आर्मी चीफ की वैधानिक शिकायत के निपटारे में 4 महीने का वक्त लगा सकते हैं, तो भारतीय सेना के एक जवान की शिकायत का क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके बाद एक प्रोपेगेंडा किया गया कि सक्सेशन प्लान को खारिज करने के लिए जनरल अपना इस्तीफा दे सकते हैं। कुछ अधिकारियों के संपर्क करने पर अधिकारियों ने बताया कि जनरल को इस्तीफा भी नहीं देने दिया जाएगा क्योंकि वे राष्ट्रपति की कृपा से काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सारे सीनियर वकीलों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि वो सुप्रीम कोर्ट के उन सीनियर वकीलों को हिंदी में ये जरूर समझाएं जिन्हें हिंदी नहीं आती कि सच क्या है। मैं जानता हूं कि ये कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को पसंद है, इसलिए मैं ये सलाह खुलकर दे रहा हूं। सेना का सिपाही पैसे के लिए नहीं जीता और नहीं पैसे के लिए मरता है। वो अपनी आन बान और शान के लिए जीता और मरता भी उसी आन बान और शान के लिए है। और वो आन बान शान दरअसल देश की शान होती है। मरता भी है और मारता भी है। अगर सेना के जवानों को ये एहसास हो जाए कि सरकार उनके बारे में ये सोचती है कि सेना पैसे के लिए काम करती है या प्रमोशन के लिए काम करती है, तब हमारी सेना पाकिस्तान की सेना हो जाएगी और हमारा लोकतंत्र पाकिस्तान का लोकतंत्र हो जाएगा। हम सेना के बारे में ऐसी सोच पैदा करके देश की डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के कमरों में बैठे हुए लोग सेना की जांबाजी से परिचित नहीं है। जहां सेना का हर सिपाही देश के लिए जान देने के लिए तत्पर रहता है, वो जब सेना में आता है हर क्षण मरने का फैसला लेकर के सेना में आता है। हमारा आग्रह है, बर्बाद मत कीजिए, बनाइए। जिम्मेदारी इतिहास ने आपके ऊपर डाली है। आप सत्ता में हैं, हर एक को अपना दुश्मन मत समझिए, अपनी गलती को सुधारिए ताकि इस मुल्क के लोग ये माने कि आप उनके हैं, उनके खिलाफ नहीं हैं। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं। जय हिंद। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? आप अपनी राय दे सकते हैं feedback.dotuk@gmail.com पर।